चैप्टर इज इनकम अप्रोच टू वैल्यू। तो आपके सिलेबस में तीन अप्रोचेज है, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच एंड कॉस्ट अप्रोच। तो इनकम अप्रोच में क्या क्या है, कैसे करना है अपनी इनकम अप्रोच। तो बेसिकली इनकम अप्रोच का जो बेसिस है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्या करेंगे कि नेट इनकम फाइंड आउट करेंगे, उसको ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें बेसिक तो आपको पता है, जो पहले चैप्टर में है उसमें इसका बेसिक आपने कर लिया, लेकिन आप उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इसमें क्या है कि पहली चीज तो आपके पता होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन इनकम एंड वैल्यू। तो बेसिकली इसमें है क्या कि मान लो आपको एक प्रॉपर्टी से साल में 10 लाख रुपया इनकम आ रही है, तो उसको वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसको हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम ये सोचेंगे, हमने ये फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। कि मान लो मेरे को 10 लाख रुपया एक प्रॉपर्टी से आ रहा, तो मैं कितना अमाउंट, प्रेवलेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं कुछ अमाउंट जो मान लो बैंक से मेरे को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं कितना अमाउंट बैंक में रखूं कि 6% इंटरेस्ट पे मेरे को 10 लाख रुपया हर साल इंटरेस्ट आता रहे। समझ गए बात। में मान लो मेरे को 10 लाख रुपया रेंट इनकम आ रही है, उसको मैंने वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है, उनका दोनों का आपस में रिलेशन क्या है कि मैंने 10 लाख रुपया लेना है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10 लाख रुपया मेरे को बैंक से इंटरेस्ट मिले, मैं बैंक में एक अमाउंट रखूंगा तो बैंक से मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं कितना अमाउंट बैंक में रखूं कि 6% इंटरेस्ट पे मेरे को 10 लाख रुपया साल का मिलता रहे। तो जितना मैं अमाउंट बैंक में रखूंगा दैट विल बी द वैल्यू। अगर दोनों को आपस में कंपेयर करो, दोनों में आपस में रिलेशन पता चल गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। चलो मान लो मेरे मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसमें से मेरे को 10 लाख रुपया साल का आ रहा है, ठीक है। अब मैं उसकी वैल्यू निकालनी है, कैपिटलाइज वैल्यू, उसकी आपस में रिलेशन क्या है, बेसिक क्या है, इस मेथड का बेसिक क्या है। तो उसमें एक तो तरीका है कि ये है कि मैं एक बिल्डिंग खरीदूं, उसमें से मेरे को मैं रेंट पे दे दूं, मेरे को 10 लाख रुपया आता रहे। दूसरा तरीका है कि मेरे पास जो अमाउंट थी वो मैंने बैंक में जमा करवा दी। मान लो मेरे को 6% इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, अब मैं कितना अमाउंट बैंक में जमा करवाऊं कि मेरे को 6% इंटरेस्ट पे 10 लाख रुपया मिलता रहे हर साल, दैट विल बी द वैल्यू। मान लो ये वाला एक चीज हम करते हैं, इसको आपको पता चल जाएगा। Suppose there are two friends A and B. The property owned A by A gives him net annual rent of rupees 10,000. B has no real estate, but he has cash in hand. He intends to deposit a certain portion of the cash amount at 5% rate of interest in a bank so that he receives a net income of rupees 10,000 in the form of interest on his capital. What amount should he deposit in the bank? मान लो दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड के पास एक बिल्डिंग है, उससे दूसरे 10,000 रुपया आ रहा है, दूसरे पास फ्रेंड के पास बिल्डिंग नहीं है, उसके पास कुछ अमाउंट पड़ा है, वो चाहता है कि मेरे को भी 10,000 इनकम हो जाए, तो वो कितना पैसा बैंक में जमा करवाए। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रहा है कि उसको 10,000 रुपया हर महीने इनकम होनी शुरू हो जाए, सॉरी हर साल उसको 10,000 इनकम होनी शुरू कर। अब दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि उसको
5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर वो उसने 5 रुपये लेने हैं तो उसको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? 100 रुपया। अगर 1 रुपया डिपॉजिट लेना है उसने, अगर 5 रुपये इंटरेस्ट लेना है तो उसको कितने रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे? 100 रुपीज। अगर 1 रुपया लेना है तो उसको 100/5 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अगर 10,000 डिपॉजिट करना है तो कितना आ गया? उसको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? 2 लाख रुपया। मीन्स कि अगर वो 2 लाख रुपया जमा करवा देगा 5% इंटरेस्ट पे, तो उसको 10,000 रुपया सालाना मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसको हमने कंपाउंडिंग की नहीं कर रहे हैं, इसको सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं बेसिकली। वैसे तो कंपाउंडिंग होगा, वो चीज हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो उसका दूसरा फ्रेंड है उसकी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होगी? 2 लाख। 2 लाख रुपया। ये इस मेथड का तो मतलब ये चीज एक मतलब ये वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, कैसे कर दिया, वो चीज समझने के लिए ये इट इज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसा नहीं मतलब इसमें बेसिकली हमने सिंपल इंटरेस्ट लिया, बेसिकली हम सिंपल नहीं लेते, वहां कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं। अब डाउट क्लियर है? कोई और डाउट है तो पूछो। ठीक है ना? तो ये रिलेशन है अब बेसिकली इनकम में और वैल्यू में। तो इसका बेस क्या है? अब इसमें जो तीन दो तीन तरीके की प्रॉपर्टीज आएंगी। पहली प्रॉपर्टी होगी जो रेंट पे दी गई है, जैसे हमने पहले दिन कल डिस्कस किया था कि रेंट प्रॉपर्टी है और रेंट प्रॉपर्टी में रेंट एक्ट लागू हो रहा है, या रेंट प्रॉपर्टी है लेकिन रेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। रेंट की प्रॉपर्टी में दो केसेस होंगे जिसमें रेंट एक्ट इज एप्लीकेबल। सेकंड केस इज व्हेन द रेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो अब उन दोनों में क्या डिफरेंस है, दो दो एग्जांपल लेके अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या है कि अगर रेंट एक्ट लागू हो रहा है तो उसका क्या नुकसान होता है? एक तो क्या होगा कि अगर रेंट एक्ट एप्लीकेबल है तो जो प्रॉपर्टी टेनेंट्स के पास है वो कभी भी वापस नहीं मिलेगी ऑनर को। कभी भी का मतलब मान लो वो प्रॉपर्टी 100 साल की होगी, डिमोलिश कर दी आपने। डिमोलिश करने के बाद जब आप नहीं बनाओगे तो उसमें जो पुराने टेनेंट्स है उनको आपको पहले जगह देनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स रेंट तो लोगे आप, पहले उनको देना पड़ेगा। इवन वो डैमेज हो जाती है, फायर में डैमेज हो जाती है, जहाँ कोई फ्लड आया, फ्लड की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई प्रॉपर्टी। आपने जब नई प्रॉपर्टी बनाओगे तो जो टेनेंट्स थे उनका राइट्स पहले होगा, अगर रेंट एक्ट एप्लीकेबल है तो। मीन्स के आपको ना तो लैंड मिलेगी, कि उसके केस में क्या होगा कि ऐसे केसेस में क्या होगा कि लैंड की वैल्यू आपकी जीरो हो गई, सिर्फ स्ट्रक्चर की वैल्यू है आपके लिए। क्योंकि कभी भी लैंड आपको वापस मिलनी ही नहीं, ऑनर को कभी भी लैंड वापस नहीं मिलनी। अगर रेंट एक्ट एप्लीकेबल है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि वैल्यू ऑफ द लैंड इन दैट केस विल बी जीरो। ऑनर विल नेवर गेट हिज लैंड बैक। जो रिवर्शनरी वैल्यू थी लैंड की। लेकिन अगर रेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो फिर क्या होगा कि जब वो बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाएगी, जब बिल्डिंग जो टेनेंट पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो लैंड है वो वापस ऑनर के पास आ जाएगी। तो उसके केस में कुछ लैंड की वैल्यू भी ऑनर को मिलेगी। अब दोनों में फर्क पता चल गया कि जब आप वैल्यूएशन करोगे तो अगर उसने लिखा कि रेंट एक्ट एप्लीकेबल है तो इन दैट केस यू विल नॉट टेक द वैल्यू ऑफ द लैंड। रिवर्शनरी वैल्यू वो कैसे लेनी है अभी डिस्कस करते हैं। You will not take the reversionary value of the land if land act is applicable. If rent act is not applicable,
you will take the reversionary value. दोनों में फर्क पता चल गया? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। अभी हम दो एग्जांपल लेके दोनों में समझते हैं क्या फर्क है। हाँ सर, यस, ये रेंट एक्ट मतलब किस तरीके से माना जाएगा, या एप्लीकेबल और नॉन एप्लीकेबल, उसमें क्या? लिखा हुआ जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा हुआ कि रेंट एक्ट इज एप्लीकेबल। जैसे हमने कल देखा था कि रेंट एक्ट एप्लीकेबल, रेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। सर रेंट एक्ट में सर इसमें भी कुछ वो एग्रीमेंट या कुछ स्टैंपिंग या कुछ ऐसा होता है कि जो एक्ट रेंट एक्ट जिसको बोला जाता है, कुछ उसका कंफर्मेशन कैसे होता है, रेंट एक्ट है या नहीं है? रेंट एक्ट में मतलब जितने भी एग्रीमेंट हो गए, रेंट एग्रीमेंट हो गए, दे आर डन अंडर द रेंट एक्ट। रेंट एक्ट की बजाय, रेंट के देने की बजाय उससे बचने के लिए, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम प्रॉपर्टी को लाइसेंस पे या लीज पे देते हैं। आगे आगे जाके डिस्कस करेंगे लाइसेंस प्रॉपर्टी क्या है। बचना है तो अगर लाइसेंस दिया है, लाइसेंस का मतलब आपने पर्टिकुलर यूज करने के लिए वो प्रॉपर्टी दे दी कि ये वाला आदमी इतने साल के लिए मैंने लाइसेंस पे दे दिया। वहां पे आप टेनेंट नहीं लिखोगे, कुछ देने वाला होगा वो लाइसेंसर होगा, जो लेने वाला होगा वो लाइसेंसी होगा। वर्डिंग का फर्क है लिखने का। रेंट एक्ट में आप लिखोगे ऑनर लैंडलॉर्ड, और दूसरा ऑनर या लैंडलॉर्ड लिखोगे और दूसरा आपका टेनेंट होगा। लेकिन अगर आप लाइसेंस पे देते हो तो फिर आप लाइसेंसर बन जाओगे, वो लाइसेंसी बन जाएगा। तो अगर आपने रेंट एक्ट से बचना है, रेंट एक्ट में यही प्रॉब्लम है कि बहुत सी प्रॉपर्टीज आप देखोगे कि जो वो खाली पड़ी है, कोई भी आप इवन जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, कोई भी रेंट पे नहीं देना चाहता। उसको पता है कि जिसको दे दी वो वापस नहीं मिलेगी मेरे। तो उसी की वजह से उससे बचने के लिए एक ईजमेंट एक्ट के अंदर ऑप्शन है, आप लाइसेंस पे दे सकते हो प्रॉपर्टी। वो आगे अभी जाके डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, रेंट एक्ट जहाँ पे रेंट लिखा है वहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा रेंट एग्रीमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट देखोगे तो उसके ऊपर डायरेक्टली लिखा जाएगा रेंट एग्रीमेंट। सर इसमें कुछ ड्यूरेशन का भी कुछ रोल रहता है क्या, कि कुछ नहीं कितने लिखा, मतलब? आप ड्यूरेशन का कुछ नहीं लेना देना होगा। अगर कोई रेंट लिखा है, आए आप चाहे लिख दोगे 11 मंथ के बाद मैं दोबारा रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन बट दैट इज नॉट वैलिड इन, लीगली वैलिड नहीं होगा। आप लीगली उसको खाली नहीं करवा सकते अगर आपने रेंट में दे दिया। सर उसमें अगर लिखा है, रेंट एक्ट में लिखा रहता है ना कि जैसे 11 महीने के बाद आपको या आइदर और साइवाइजर जो भी है खाली करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। जो मर्जी लिख लो, आप उसको खाली नहीं करवा सकते जब तक वो रेंट पे कर रहा है। लिखने से वही बता रहा हूँ कि इसमें यही प्रॉब्लम है। अगर आप उसको रेंट की बजाय लाइसेंस बनाओगे, उसका लाइसेंस पे दोगे, लाइसेंस एग्रीमेंट बनाओगे रेंट एग्रीमेंट की बजाय, तो फिर आप खाली करवा सकते ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, सर। तो रेंट एक्ट से तो लैंडलॉर्ड से ज्यादा पावरफुल टेंडर हुई है। यस, यही तो प्रॉब्लम है मैडम। अभी आपने बहुत से देखोगे कि बहुत सी सिटीज में या इवन विलेजेस में बहुत से प्रॉपर्टीज ऐसी पड़ी है जो रेंट पे दी जा सकती है, लेकिन रेंट पे कोई दे के राजी नहीं। उसको पता है कि मेरे को वापस नहीं मिले। यस, थैंक यू। ये रजिस्टर्ड कराते हैं, जो रजिस्टर ऑफिस में जाके भी कराते हैं सर जो क्या? मर्जी करवा लो सर, रजिस्ट्रार ऑफिस वालों ने भी अपनी रजिस्ट्रेशन फीस ले लेनी है, लेना है। और कुछ नहीं होगा। सर तो ये फिर रेंट एग्रीमेंट और रेंट एक्ट में क्या अंतर हुआ? नहीं, रेंट एग्रीमेंट तो जो आप एग्रीमेंट करते हो वो डॉक्यूमेंट, रेंट तब एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट है। नहीं, तो जो जैसे कल आपने बताया था कि 11 महीने से कम का जो रेंट होता है अपन उसके लिए एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें एक्ट लागू नहीं होता है। एग्रीमेंट बनता है वो रेंट एक्ट के अंदर बनता है। अच्छा, कानून है, रेंट एक्ट एक कानून है। जैसे आपने लॉज ऑफ रियल एस्टेट पढ़ा था, उसमें अलग अलग एक्ट पढ़े थे, वहाँ पे हाँ एक हाँ, रेंट एंड टेनेंट। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। अब हम दो केसेस लेते हैं जिसमें एक केस में रेंट एक्ट एप्लीकेबल है, दूसरे केस में रेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। दोनों में क्या फर्क है? एक एग्जांपल है ये आपको समझाने के लिए।
A landlord owns a building which is fully rented to 12 tenants. 12 tenants को एक बिल्डिंग दी है. Plot area is 600 square meter. Land is fully utilized in 3 floors of the building. Rent is 1800 per month. प्रॉपर्टी टैक्सेस, अब उसने कौन कौन से आउट गोइंग है, कौन कौन से खर्चे हैं ओनर के, वो लिखा है. प्रॉपर्टी टैक्सेस आर ₹5400 पर ईयर. नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स, ये अन्य टैक्स जो है कई स्टेट्स में नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स लगता है, दैट इज 300 पर ईयर. इंश्योरेंस इज 600 पर ईयर. बिल्डिंग इज 80 years old. Tenants are protected by provisions of Rent Act. Repairs may be taken as 10% of the gross rent and collection and management charges at 4% gross rent. लैंडलॉर्ड के में पूरी बिल्डिंग जो है 12 टेनेंट्स को दी है, उसको 1800 रुपये पर मंथ रेंट आ रहा है. प्रॉपर्टी टैक्स दी है. अब इसमें ये चीज देखनी है कि सारी जो कैलकुलेशन करनी है उसमें सारे, चाहे कोई आउटगोइंग है चाहे कोई इनकम है, उसको आपने एनुअली लेना है. ठीक है. अब इसमें देखो, इसमें लिखा है कि रेंट एक्ट एप्लीकेबल है. रेंट एक्ट एप्लीकेबल है, चाहे 80 साल की बिल्डिंग हो गई फिर भी वो बिल्डिंग को आप खाली नहीं करवा सकते. इसका मतलब है, मान लो even though building is 80 years old, net yield will have to be capitalized in perpetuity. हम देखेंगे कि लगातार ये चलती रहेगी क्योंकि हम खाली नहीं करवा सकते इसको. तो 1800 रुपया रेंट आ रहा है पर मंथ, तो 12 टेनेंट्स है, 12 टेनेंट्स से उसको मतलब 1800 रुपया रेंट आ रहा है सभी से. तो ये पर मंथ का है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनुअल में. अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसको 12 टेनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. उसने टोटली लिखा है, उसने पर टेनेंट नहीं लिखा. क्वेश्चन में ये पढ़ना है, ये चीज ख्याल रखना है कि जो उसको रेंट आ रहा है 1800 रुपये सभी टेनेंट से आ रहा है. उसने टेनेंट नहीं लिखा. अब कंफ्यूज करने के लिए क्या 12 ही टेनेंट रख दिए उसने, लेकिन हमें जो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं. टेनेंट्स से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे. दिस इज नॉट नंबर ऑफ टेनेंट्स, दिस इज नंबर ऑफ मंथ्स. तो आपस में कंफ्यूज नहीं हो रहा. तो उसको साल में जो इनकम हो रही है 21,600 रुपया इसको इनकम हो रही है. उसके बाद आउटगोइंग कौन कौन सी है? प्रॉपर्टी टैक्स 5400 है पर ईयर. नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स 300 रुपया है. इंश्योरेंस 600 रुपया है. रिपेयर्स जो है वो 10% है ग्रॉस रेंट का. अप्रोक्सीमेटली 21,600 हो गया, मतलब 2160 होगा, 2100 ले लिया. 2160 भी ले सकते हो, डज नॉट मैटर. तो कलेक्शन एंड मैनेजमेंट चार्जेस जो है वो 4% है 21,600 का, वो अप्रोक्सीमेटली 864 रुपया हो गया. तो टोटल आउटगोइंग उसके 9,324 रुपए उसके हर साल खर्च हो रहे हैं. तो उसको नेट इनकम कितनी हो रही है वो ले लिया हमने. नेट इनकम उसको हो रही है 12,276 रुपये. तो हमने यही मानना कि ये परपेचुअल रहेगी इनकम, क्योंकि वो खाली नहीं करवा सकता कभी भी. इतने पैसे तो उसको हर साल मिलते ही रहेंगे. तो परपेचुअल होगा तो उसके लिए ईयर परचेज आपको पता है, इट इज 1/i. तो आई आपने, जैसे इसमें 5% है तो आई को अपने डेसिमल में लेना होता है, तो 10.5 और 100 करोगे तो वो 100 ऊपर चले जाएगा. तो बेटर है फार्मूला जो है आप 1/i की बजाय 100/i रख लो ताकि प्रॉब्लम ना हो. यहाँ पर 100/i है, ये आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 100 ये 10.5 क्यों ले लिया. बेसिकली 10.5 नीचे था, वो ऊपर चला गया. समझ गए? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अदरवाइज आप 10.5 को 100 से डिवाइड करके भी 0.0105 लिख सकते हो नीचे. तो यहाँ से ये आ गई आपकी नेट वैल्यू आ गई 1,17,000. अब अगर ऐसा ही क्वेश्चन हो उसमें लिखा हो कि रेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल. सर रिसीवेबल के बाद फिर से बता दीजिए. हाँ जी, रिसीवेबल सर ऐसा था, उसको 21,600 रुपया ग्रॉस रेंट आ रहा था. उसमें से 9,324 रुपए जो थे वो माइनस हो गए. तो
तो उसको कितने मिले? बेसिकली जो नेट उसको कितना मिला? नेट उसको 12,276 रुपये मिले। तो उसको कैपिटलाइज कर दिया। अब दूसरी एक प्रॉपर्टी है, द लैंडलॉर्ड owns a property having 800 square meter of land. It is fully let out to the tenants for 22,700 per month. Building is 10 years old and having 50 years of future life. Land is fully utilized. Property taxes दिए हैं, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स दिया है, इंश्योरेंस दिया है। अब जिसमें क्या लिखा है कि रेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अब इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है कि पहले वाले क्वेश्चन में उसने लिखा था कि रेंट एक्ट इज एप्लीकेबल, बट हियर ही हैज रिटन दैट रेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो फिर कैसे करना है हमने? इसमें प्रेजेंट रेट ऑफ लैंड आपको दिया है 1000 स्क्वायर मीटर। क्या फर्क होगा? पहले तो वैसा ही होगा कि आपने एनुअल रेंट कैलकुलेट कर लिया 32,400, उसमें से आउटगोइंग्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स 8,000 है, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स है, इंश्योरेंस है, आपकी रिपेयर है, आपकी वो सारी एक जगह इकट्ठे करके आपका जो अमाउंट हो गया 32,400 में से ये 12,116 जो है वो माइनस हो जाएगा। 32,400 में से 12,116 जो माइनस हो जाएगा, नेट रिसीवेबल आपके पास 20,284 होगा। अब ये 20,284, अब इसमें अब यही चीज देखो यहाँ पे, इसमें वैसे जो क्वेश्चन आएगा आपको वहां पे परसेंटेज दी गई होगी, जैसे पहले क्वेश्चन में था, आपने कैपिटलाइज हमने माना रिज्यूम किया है कैपिटलाइज, पर क्वेश्चन जब आएगा वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया। तो इस केस में क्या होगा कि बिल्डिंग की फ्यूचर लाइफ कितनी है? पहले ये देखो 50 साल है, तो 50 साल के बाद क्या होगा? इनकम आनी बंद हो जाएगी। पहली बात तो रेंट एक्ट तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 50 साल के बाद क्या होगा? अगर इनकम आनी बंद हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि मेरे पास, उसके बाद क्या होगा कि ऑल ऑफ ए सडन इनकम आनी बंद हो गई, लाइफ खत्म हो गई, तो क्या होगा? उससे बचने के लिए आप क्या करोगे कि आप एक 50 साल के लिए एक सिंकिंग फंड जमा करते रहो, जहाँ आपके पास 50 साल के पास आपके पास इतने पैसे हो कि आप एक नई बिल्डिंग बना सको, ताकि इनकम आपकी कंटिन्यू रहे। तो यहाँ पे आपको यूएस परचेज डुअल रेट लगाना पड़ेगा। ये आपको क्योंकि एग्जांपल है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको दो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए गए होंगे, यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप ड्यूल रेट क्यों लगाओगे? डुअल रेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि 50 साल के बाद उसने लिखा कि 50 साल की लाइफ बच गई है, 50 साल के बाद इनकम बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईयर्स परचेज डुअल रेट वाला लगाएंगे। तो डुअल रेट के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि जो 10.5% जो है रेम्यूनेटिव ले लिया और कम्युलेटिव जो है वो 4.5% ले लिया। आपको हमने पहले डिस्कस किया था कि जो सिंकिंग फंड के लिए अमाउंट जो अमाउंट परसेंटेज लेनी है वो 3 से 5% लेनी है। तो डुअल रेट के लिए फार्मूला है YP डुअल रेट, आपको पता है 1/i प्लस IC, और IC का फार्मूला आपको पता है y/i 1 प्लस i raised to power n minus 1। तो ये 4.5% से ये यार जो IC आ गई वो आपके आ गई 0.0054, और YP डुअल रेट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है 1/i प्लस IC। I आपको पता है 10.5% का मतलब 0.105 हो गया, और ये 0.0054 आ गया, तो ये परचेज आपका 9.04 आ गया। अब ये बात समझ आ गई कि डुअल रेट क्यों लगना है। तो आपकी स्ट्रक्चर की ये वैल्यू जो आपने वैल्यू निकाली, दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की वैल्यू आ गई 1,83,363 रुपए। नेट इनकम को आपने ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ये तो आ गई स्ट्रक्चर की वैल्यू। अब क्या होगा कि 50 साल के बाद जब बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी, बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाएगी, तो लैंड वापस ऑनर को मिल जाएगी क्योंकि रेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन वो पैसे कब मिलने हैं? 50 साल के बाद मिलने हैं। हमने यही एज्यूम करना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है लैंड की वो चेंज नहीं हो रही कि 1000 PS पर स्क्वायर मीटर था तो 50 साल के बाद भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1000 ही रहेगा। वैसे ऐसा नहीं होगा, थ्योरेटिकली ऐसा हो हम एज्यूम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, वो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आज की डेट में जो लैंड की वैल्यू है, 800 स्क्वायर मीटर का प्लॉट था, आज की डेट में उसने वैल्यू दी है कि 1000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट दिया है। क्वेश्चन, लैंड की वैल्यू 1000 पर स्क्वायर मीटर दी है और 800 स्क्वायर मीटर का प्लॉट। तो आज की डेट में जो वैल्यू है उसकी वो कितनी हो गई? 800 इंटू 1000, 8 लाख रुपये। लेकिन 8 लाख रुपये आपको कब मिलना है? वो 50 साल के बाद मिलना है। तो 50 साल के बाद अगर 8 लाख मिलना है तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू पता है 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n है फार्मूला, तो वो आपने लगा दिया। 6% हमने मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 8 लाख इंटू 1/1 प्लस आई 6 रेज टू पावर 50। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई 43,440 रुपए। तो टोटल वैल्यू क्या होगी आपको पता है कि स्ट्रक्चर वैल्यू प्लस लैंड वैल्यू, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों की जो वैल्यू आ गई 2,27,000। अब दोनों में फर्क पता चल गया कि अगर रेंट एक्ट एप्लीकेबल है तो कैसे चलना है, अगर रेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करना है। कोई डाउट है दोनों में से? नहीं वो तो अलग है, वो हाँ जी, अलग ही है। वो इसमें नहीं आया, वो पर्सनल में फोन किया था। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए दोनों, विदाउट एक्ट और विद एक्ट। देखिए विदाउट एक्ट में जब आपने कैलकुलेट किया था तो जहाँ पे जो आपने ये जो वैल्यू आई थी ये सिर्फ स्ट्रक्चर की वैल्यू आई है, जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसी की वैल्यू आई है, राइट। कोई भी लैंड नहीं आई। पहली बात। तो दूसरी बात है कि इसमें जो अगर रेंट एक्ट एप्लीकेबल होगा तो जो आपने ये परचेज लगाना है वो आपने डुअल रेट वाला लगाना है, सॉरी रीएस परचेज परपेचुइटी वाला लगाना है अगर रेंट एक्ट एप्लीकेबल है, क्योंकि वो परपेचुअल में चलता रहेगा, हम ये अज्यूम करेंगे। ठीक है। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि उसमें ये लिखा है कि रेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला हमने जो डिस्कस किया था उसमें ये कहा था कि जब रेंट एक्ट एप्लीकेबल होगा तो लैंड की वैल्यू हम 0 लेंगे। इसके केस में हम लैंड की वैल्यू भी नहीं ले रहे। पहले केस में दो चीजें हैं, पहले तो जीएस परचेज हम परपेचुअल वाला लगा रहे हैं, दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं कि लैंड की वैल्यू नहीं ले रहे हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि रेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो रेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जब टेनेंसी खत्म होगी, जहाँ जो बिल्डिंग जो है डिमोलिश हो जाएगी, तो उसके बाद लैंड जो है वो ऑनर को मिल जाएगी। अब इसके केस में आपने लैंड की वैल्यू भी ऐड करनी है। अब लैंड की वैल्यू कौन सी ऐड करनी है? वो रिवर्शनरी वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐड करनी है, ना कि पूरी की पूरी वैल्यू ऐड करनी है। प्रॉपर्टी ऐसी जैसे आप वैल्यू बनाते हो, वैल्यू का मतलब है कि वैल्यू ऑफ लैंड प्लस वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी, दोनों को ऐड करके वैल्यू निकालते हो। तो पहले केस में लैंड की वैल्यू 0 हो गई, स्ट्रक्चर की वैल्यू लेनी है। दूसरे केस में आप स्ट्रक्चर की वैल्यू भी लोगे, लैंड की वैल्यू भी लोगे। अब दूसरे केस में क्या है, एक तो इसमें ये लिखा है कि 50 साल बिल्डिंग की लाइफ और रहेगी। तो 50 साल के बाद क्या होगा कि वो बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, उससे जो इनकम होनी थी वो खत्म होगी। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो ऑनर है वो 50 साल के लिए सिंकिंग फंड जमा करवाता रहा। सर इसमें एक 10 इयर्स ओल्ड की भी ड्यूरेशन दिया हुआ है, उसको कहीं और 50 ईयर फ्यूचर लाइफ दी है। हाँ, जो 10 इयर्स है वो कहीं कैलकुलेशन में नहीं उसका आएगा। पता नहीं ना, क्योंकि 10 ईयर को क्या करता रहा क्या नहीं करता रहा उसका कुछ हमें बताया ही नहीं उसने। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, उसने बताया ही नहीं। हम तो जो आगे वाला 50 साल है उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है।
तो उसमें हमने पहले तो हमने जो पहले वाला पार्ट था तो उसमें पहले हमने नेट इनकम निकाल ली, ग्रॉस इनकम में से आउट गोइंग्स माइनस करके नेट इनकम निकाल ली, दैट कम्स आउट टू बी ₹20,284। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यह कहा कि हमने डुअल रेट लगाना है क्योंकि 50 साल के बाद खत्म हो जाएगी टेनेंसी और बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी, उसको जो इनकम आनी बंद होगी। तो आगे जाके देखेंगे इसको डुअल रेट में कैसे यूज किया है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ गए आपके पैसे। आपका पैसे ये नहीं है कि पैसे कहीं खत्म हो गए, कि आपके पैसे डूब गए, ऐसा नहीं है। अभी अगला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको समझ लग जाएगी कि सिंकिंग फंड बेसिकली गया कहाँ पे। ठीक है, फिलहाल ये समझ लो कि सिंकिंग फंड इसमें जमा हो। सर इसमें ये जो 10.5% लिए हैं ये कहाँ से आया है? ये हमने अज्यूम किया है मैडम, अदरवाइज अरे। क्वेश्चन आपको दिया गया जो भी परसेंटेज थी क्वेश्चन में नहीं दी गई थी वो हमने अज्यूम कर लिया 10.5%, 4.5%। भाई आपको क्या वैल्यू ले सकते हो, नहीं है ये ना। टेक्निकल केस है आपके लिए, प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो। अदरवाइज अगर आप न्यूमेरिकल पेपर में नहीं, जाओगे अपन अपना तो वो तो होगा, वो तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग समय लगी। आप डुअल रेट लगाओगे, डुअल रेट में आपको फार्मूला है 1/i+c। आई सी का फार्मूला आपको पता है, वो आपने 4.5% रिडम्पशन लिया है वो आपका 0.0054 आ गया। 10.5% हमने अकमुलेटिव लिया था वो 0.105 आ गया, 0.0054 जो आपकी यूएस परचेज आ गई 9.04। तो आपकी जो स्ट्रक्चर की वैल्यू आ गई वो 20,284 को 9.04 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 1,83,363 आ गया। अब इसमें लैंड की वैल्यू भी लेनी है हमने क्योंकि 50 साल के बाद क्या होगा कि लैंड भी वापस मिल जाएगी। अब हमें लैंड की प्रेजेंट वैल्यू दी है 1,000 रुपया पर स्क्वायर मीटर और 800 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी इसकी हो गई 8 लाख रुपया। हम यही इज्यूम करेंगे कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बेसिकली ऐसा नहीं होगा, थ्योरेटिकली ये इज्यूम कर रहे हैं कि 50 साल के बाद भी इसकी वैल्यू 8 लाख ही रहेगी। तो लेकिन हमें पैसे जो ये 8 लाख मिलना है कब मिलना है? 50 साल के बाद। लेकिन हम वैल्यू कब निकाल रहे हो? आज। उस 8 लाख जो 50 साल बाद मिलना था उस 8 लाख की वैल्यू आज की डेट में कितनी है, उसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला पता है आपको 1/1 + i⁻n। आई हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया 6%, तो वहां से आपको 8 लाख को उसने हमने इसको डेफर कर लिया, इसको कहते हैं डेफर, इसको डेफर कर दिया। ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली 8 लाख की, तो वो आ गई 43,440 रुपए। मतलब लैंड की वैल्यू जो 50 साल बाद 8 लाख थी, आज की डेट में उसकी वैल्यू 43,440। तो वो आपका आ गया। दोनों को ऐड करेंगे, स्ट्रक्चर वैल्यू को और लैंड वैल्यू को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेटली 2,27,000। तो अगर रेंट एक्ट एप्लीकेबल है तो लैंड की वैल्यू 0 होगी, अगर रेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ लैंड इन कंसिडरेशन आल्सो। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ जी, जैसे आपने इंटरेस्ट रेट इसमें अज्यूम किया है दोनों तरफ से, क्या क्वेश्चन पेपर्स में इंटरेस्ट रेट क्लियरली मेंशन होगा या अज्यूम करना पड़ेगा? मे बी इंटरेस्ट रेट मतलब जैसे आपने जो है वो सर दिया गया होगा, इंटरेस्ट रेट वहां पे होगा आपका दिया गया होगा, यहाँ पे आप दैट्स ओके, ठीक, क्वेश्चन में दिया गया। सर इसको इसमें एक चीज समझ नहीं है। हेलो, जो आपने लैंड वैल्यू निकाली है उसमें सर ये 50 साल 10 साल तो बिल्डिंग ऑलरेडी यूज हो चुकी है, तो ये 40 साल के लिए निकलेगी ना लैंड की वैल्यू सर? अब सर ये देखो आगे क्या लिखा है क्वेश्चन को पढ़ो। फ्यूचर लाइफ अभी बिल्डिंग टोटल लाइफ नहीं है सर। बिल्डिंग इज ओके हैविंग 50 ईयर फ्यूचर। ओके ओके, राइट सर, राइट, थैंक यू डन सर, डन।
सर ये एक बार बताना कि ये डुअल क्यों लिया हुआ हमने यस परचेज? अब डुअल इसलिए रहा कि क्यों, क्या होगा 50 साल के बाद, क्या होगा, वो बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी, जो उससे इनकम होनी थी वो बंद हो गई। हम ये चाहते हैं कि कंटिन्यू इनकम रहे, ये उसके बाद क्या होगा कि उसकी इनकम भी बंद हो गई, बिल्डिंग भी खत्म हो गई। अब ना तो उसके पास पैसा है कि वो नई बिल्डिंग बना सके, ना ही उसको कहीं से इनकम हो रही है। तो वो पैसा कहीं गया नहीं है। अगला क्वेश्चन जब हम करेंगे वहां पे आपको पता चलेगा कि सिंकिंग फंड कहाँ पे गया। ये जो दो नीचे फैक्टर जो लिए आई और आई प्लस आई सी जो लिया है, वो कैसे यूज हुआ, बेसिकली वो आगे अगले क्वेश्चन में हम लोग कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी बात कि क्यों लिया। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो अगर आप ये चीज आई है आपका 1,83,363, अब इसको अगर आप देखोगे 0.105 से मल्टीप्लाई करोगे और 0.0054 से मल्टीप्लाई करोगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका जो 10.5% है वो आपने अपने खर्च के लिए रख लिया, और जो 0.0054 था वो आपने बैंक में जमा करवा दिया। बेसिकली ये दो कंपोनेंट जो है वो उसको कैसे यूज किया वो अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ईएस परचेज डुअल रेट लेने से कोई नुकसान नहीं हुआ आपका, पैसा आपका पूरे का पूरा फिर भी वही रहा। कुछ पैसा जो है आप अपने अपनी इनकम में से एक पैसा एक साइड में रखते गए, उसकी वजह से इसकी जो ईएस परचेज है वो कम हो गई। अगर आप आई ओवर आई प्लस आई सी नहीं करोगे, 1/i करोगे तो वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है आप बढ़ा रहे हो, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो जो वैल्यू आएगी वो कम होगी। आप नीचे कुछ चीज ऐड कर रहे हो डिनोमिनेटर में, यू आर ऑन द सेफर साइड। एंड सेकेंडली जो आपका ऑनर है वो भी सेफर साइड में है, वो उसको 50 साल के बाद इतना अमाउंट होगा कि वो बिल्डिंग नहीं बना सकते। अदरवाइज अगर आप 1/i लेके भी चलते हो तो डज नॉट मैटर, आप सेफर साइड में जाना चाहते हो तो प्रैक्टिकली बात है कि दोनों का फायदा है। यू आर ऑन द सेफर साइड का वैल्यू कम आएगी, और ऑनर इज आल्सो ऑन द सेफर साइड, उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा 50 साल के बाद। बट इसमें सिंगल जो जो रेशो वाला बोला पॉइंट इसमें एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 50 इयर्स की लाइफ है, इसलिए पूछ रहा था। और फिर आपको डबल वो दूसरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बताया था ना कि 50 तक अगर है तो आपको सिंगल लेना है। इवन अदरवाइज आप सिंगल भी लेके चल जाओगे तो क्वेश्चन मतलब आपकी वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी, फर्क आएगा उसमें। मतलब नुकसान ये होगा ऑनर का, मतलब अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगी आपके सिंकिंग फंड लेने का क्या फायदा हुआ। ठीक है सर। तो ठीक है, अभी लंच कर लेते हैं, कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, नहीं तो फिर वी मे गो फॉर द लंच। किसी को कोई डाउट है इन दोनों में तो? सर रेंट एक्ट में ईयर परचेज सिंगल वाला लगेगा? हाँ जी, सर रेंट एक्ट में ईयर परचेज, लगा सर उसमें परपेचुइटी वाला लगेगा, 1/i वाला। ओके। वो यही अज्यूम करेंगे कि ये परपेचुअल रहेगी, इनकम हो या ना हो दैट इज डिफरेंट इशू, बट व्हेन रेंट एक्ट इज एप्लीकेबल यू हैव टू यूज 1/i। ओके संदीप जी। सर एक क्वेश्चन था और सर ये जैसे आपने बताया कि रेंट यस सर। पूछो पूछो हाँ भाई। सर ये आपने जैसे बताया था कि रेंट एक्ट एप्लीकेबल होगा तो परपेचुइटी ईयर्स लेंगे और लैंड की कॉस्ट 0 हो जाएगी। सर इसमें बिल्डिंग का कोई रोल नहीं रहेगा? बिल्डिंग की वैल्यू ही कैलकुलेट की है हमने, ये जो वैल्यू आई है प्रॉपर्टी ए में वो बिल्डिंग की ही वैल्यू है।
ये जो वैल्यू आई है, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू हमें रेंट से जितनी वैल्यू आई दैट इज वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। अब इसके सर क्योंकि दैट इज आपने रेंट पर दिया हुआ लैंड तो आपको वापस मिलेगी नहीं कभी भी, कि जो रेंट मिल रहा है वही आपको मिलेगा। वहाँ पे लैंड की वैल्यू देखो, पहले केस में नहीं लिया आपने, सिर्फ ये दिस इज स्ट्रक्चरल वैल्यू, ये जो आई दिस इज स्ट्रक्चरल वैल्यू। अगर आप कोई भी रेंट एक्ट के अंदर वैल्यूएशन कर रहे हो तो यू आर गिविंग ओनली स्ट्रक्चरल वैल्यू, वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ओनली, वहां पे लैंड नहीं है। अगर रेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो फिर वो एक तरह से जैसे आप लैंड एंड बिल्डिंग वाला काम करते हो, लैंड की वैल्यू कैसे निकालें वो डिफरेंट इशू है, या बिल्डिंग की वैल्यू कैसे निकालनी है वो डिफरेंट इशू है, लेकिन वहां पे आप लैंड प्लस बिल्डिंग दोनों ऐड कर रहे हो, यहाँ पे तो टोटल निकाल रहे हो। दिस इज वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर एंड दिस इज वैल्यू ऑफ द लैंड। ठीक है सर, थैंक यू। सर रिविजनरी वैल्यू में ये फैक्टर समझ में नहीं आया, ये फैक्टर इसे क्यों मल्टीप्लाई किया? सर रिवेशनरी वैल्यू में निकालने के लिए सर 8 लाख रुपया मिलना है 50 साल के बाद। आज की डेट में उस 50 लाख की वैल्यू क्या है? अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। रिवर्शनरी वैल्यू मींस प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू उस 8 लाख की क्या है वो निकालिए सर। यहाँ ये 8 लाख को हमने प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले से मल्टीप्लाई किया। प्रेजेंट वैल्यू का क्या फार्मूला है? 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n। I is 6% means 0.06, n is 50 years, तो 8 लाख को 1/1 प्लस 0.06 रेज टू पावर 50, जो पहले वाला चैप्टर है उसमें किया था हमने प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला। दिस इज फार्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया है 8 लाख। रिवर्शनरी मींस कि उसको आज की डेट में अगर 8 लाख चाहिए तो 8 लाख तो नहीं मिलेगा। आज की डेट में जो 50 साल बाद उसको 8 लाख मिलना था, आज की डेट में उसको 43,440 रुपए मिलेंगे। Okay sir, thank you. यस सर। Any other doubt? ठीक है संदीप जी।